नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस के एथिक्स के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोक्रेट या सुकरात के बारे में। सुकरात या सोक्रेट एक महान ग्रीक फिलोसफर थे और उनके बारे में आज हम एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले हम एक बात कंफर्म कर लेते हैं कि ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, हम सोक्रेट के बारे में दर्शन को समझें। इसके पहले सुकरात की कुछ प्रारंभिक जानकारी हम ले लेते हैं। सोक्रेट की बात करें तो सुकरात एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। यूनान मतलब ग्रीक फिलोसफर थे और इन्हें पाश्चात्य दर्शन का पिता भी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में इन्होंने नैतिक चिंतन जैसी अवधारणाओं को इंट्रोड्यूस किया। अभी हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने नैतिक चिंतन को इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों, इनके पहले के जो फिलोसफर थे वो सोफिस्ट कहलाते थे और सोफिस्ट कभी भी फिलॉसफी के अंतर्गत नैतिकता को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इन्होंने उसी क्रम को तोड़ा और नैतिक चिंतन को फिलॉसफी का हिस्सा बनाया, इसलिए इनको जाना जाता है। कुल मिलाकर हमने देखा कि इन्हें पाश्चात्य दर्शन का पिता और पाश्चात्य दर्शन में नैतिक चिंतन को जोड़ने वाला माना गया है। आगे चलकर हम इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म 470 बीसी में हुआ था। इनका जन्म स्थान एथेंस है। पिता का नाम सोफोनिस्कस, माँ का नाम फिनरिट और पत्नी जेंथेपी थी। इनके 3 पुत्र भी थे जिनके नाम लैम्प्रोकल, सोफ्रोनिस्कस और मैनजेनिस है। अगर इनके हम प्रोफेशन की बात करें तो यह मूर्तिकार थे, सैनिक भी थे और दार्शनिक थे, जो कि हम जानते हैं। इनके 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, एक हुए हैं प्लेटो और एक हुए हैं जेनोफोन। सोक्रेट के बारे में समस्त जानकारी हमें प्लेटो और जेनोफोन के द्वारा लिखी गई किताबों से ही मिलती है। सुकरात का वह विचार जिन्होंने इन्हें इतना बड़ा फिलोसफर बनाया वो था इनके द्वारा प्रस्तुत की गई मेथड्स, जो कि सोक्रेटियन मेथड या सुकरात विधि कहलाती है। 399 ईसा पूर्व में हेमलॉग जहर देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और जहर देने का प्रमुख कारण था कि इन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने यूनानी देवी देवताओं का अपमान किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इन पर 2-3 आरोप और लगाए गए थे। अगला आरोप था कि उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण कर दिया है और साथ ही यूनानी युवाओं को भ्रष्ट करने का भी इन पर आरोप लगा था। आइए एक नज़र हम इंग्लिश स्लाइड पर भी डाल लेते हैं। सोक्रेट की बात करें तो सोक्रेट को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है और ये इंट्रोड्यूसर हैं मोरालिटी के फिलॉसफी के अंतर्गत। इनका जो बर्थ होता है वो 469 बीसी में एथेंस में होता है। फादर सोफ्रोनिस्कस, मदर फेनड्रिट और वाइफ जॉनथेफी थी। इनका प्रोफेशन सोल्जर, फिलोसफर और मूर्तिकार की तरह था। इनके 3 सन भी थे और इनका जो नोटेबल स्टूडेंट है वो प्लेटो और जेनोफोन था। इनकी आइडियोलॉजी सोक्रेटिक मेथड कहलाती है और इनकी डेथ 399 बीसी में हेमलॉक पॉइजन देने के कारण हुई, जिसका प्रमुख कारण आपके सामने है। इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस की इंसल्ट कर दी थी। इसके अलावा इमेजिनरी गॉड की क्रिएशन का भी इन पर आरोप लगा था। साथ ही इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने जो ग्रीक यूथ है उन्हें करप्ट करने का प्रयास किया है बाय सोक्रेटियन मेथड। और इस स्लाइड में 2 बातें ज़रूरी है। जो इनका बर्थ है, फादर है, मदर, वाइफ, प्रोफेशन, ये सब जानकारी हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हम सोक्रेट की लाइफ के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकें। एग्ज़ाम में जनरली आपसे ये सब नहीं पूछने वाले, इसलिए बस आप ये बातें एक बार पढ़ें और अपने दिमाग में रखें। समय पढ़ने से, टाइम पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये जो फिलोसफर है वह किस समय का व्यक्ति है और स्वाभाविक तौर पर दर्शन का उस समय की आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना और राजनैतिक परिस्थिति का प्रभाव देखने को पड़ता है। जन्म स्थान से हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति किस परिवेश से आया है। व्यवसाय से पता चलता है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या रही होगी और इस तरीके से हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। बाकी ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आने वाली।
जो बताना मुझे उचित लगा। हम आगे चलते हैं और दोस्तों बात करते हैं कि सुकरात के दर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पूरी क्लास में हम 5 बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सोक्रेटियन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी दर्शन या कोई भी दार्शनिक अपनी फिलॉसफी तभी प्रस्तुत कर सकता है जब उसे अपने से पहले चली आ रही व्यवस्था से कोई ना कोई प्रॉब्लम या समस्या हो। सेम यही बात सुकरात पर भी लागू होती है। सुकरात को भी इनके पूर्व के जो दार्शनिक थे उनसे समस्या थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिलॉसफी प्रस्तुत की। इन्होंने जो फिलॉसफी प्रस्तुत की इसमें उन्होंने कुछ तौर तरीके बताए हैं, कुछ विधियाँ बताई है जो कहलाती है सुकरात पद्धति या सोक्रेटियन मेथड। इसके अलावा हम सुकरात की ज्ञान मीमांसा, सुकरात की तत्व मीमांसा और नैतिक चिंतन पर बात करेंगे। इंग्लिश में एक बार और हम इस पर बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हम सोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सोक्रेटिक मेथड्स पर बात करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी पर बात करेंगे, मेटाफिजिक्स पर बात करेंगे और मोरल कंसर्न पर बात करेंगे। ये एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और मोरल कंसर्न क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल क्लास बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास में हम इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते समय ही ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ये क्लास शुरू होती है सोक्रेटियन प्रॉब्लम से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी दार्शनिक अपनी दर्शन की शिक्षा को तब शुरू करता है जब उसे अपने पहले से चली आ रही व्यवस्था से कुछ ना कुछ समस्या हो। सुकरात के बारे में भी यही बात है। सोक्रेट के आने से पहले यूनान में हमको ज्ञात होना चाहिए कि सुकरात जो है वह यूनान के दार्शनिक है। तो सुकरात के पैदा होने से पहले यूनान में जिन दार्शनिकों का बोलबाला हुआ करता था उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। यह सोफिस्ट यूनान के बुद्धिजीवी हुआ करते थे। और सोफिस्ट कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि एक समूह था जो घूम घूम कर ज्ञान दिया करता था। और इनके ज्ञान देने की जो विधि हुआ करती थी वह अनुभववाद कहलाती थी। मतलब सोफिस्ट कहते थे कि ज्ञान वही होता है जो इंद्रियों से और अनुभवों से प्राप्त होता है। इंद्रियां मतलब वही जो सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और अनुभव जो हमें समय के साथ प्राप्त होता है। कुल मिलाकर सोफिस्ट ऐसे यूनानी बुद्धिजीवी थे जो कहते थे कि इंद्रियां और अनुभव ही ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। इसके अलावा सोफिस्ट ने कहा कि ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव, अर्थात हर एक व्यक्ति के लिए ज्ञान का मतलब बदलेगा, और ज्ञान का मतलब बदलेगा तो ज्ञान के साथ नैतिकता का मतलब भी बदल जाएगा। कुल मिलाकर हर व्यक्ति के लिए ज्ञान और नैतिकता की परिभाषा अलग अलग होती है, ये कहते थे सोफिस्ट। और इसी बात से सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी को हुई तो वो हुई सुकरात को, और इसे ही हम सोक्रेटियन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सोक्रेटियन प्रॉब्लम एरोज फ्रॉम द आइडियोलॉजी एंड मेथड ऑफ द सोफिस्ट। और सोफिस्ट क्या थे? सोफिस्ट द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स दोज हु यूज्ड गिव नॉलेज बाय रोमिंग अराउंड। ये घूम घूम कर ज्ञान देने वाले इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे जिनके नॉलेज देने का मेथड था एम्पिरिसिज्म। मतलब ये सिर्फ सेंसेस और एक्सपीरियंस को ही फॉलो करते थे ज्ञान लेते समय। इसके अलावा सोफिस्ट ने यह डिस्क्राइब कर रखा था कि नॉलेज जो होता है वह सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव का मतलब है कि नॉलेज और मोरालिटी हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। और इसी बात से किसको समस्या थी? सुकरात को समस्या थी, जिसे हम सोक्रेटियन प्रॉब्लम्स कहते हैं। और अभी हमने बात की थी कि जब तक सोक्रेटियन प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी एथिक्स में, तब तक कभी भी हमें न्यू फिलॉसफी नहीं दिखाई देगी। न्यू फिलॉसफी तो तभी आती है जब पहले चली आ रही व्यवस्था से हमें कोई समस्या हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस समस्या की अगर हम बात करें तो इस समस्या से रूबरू होने के बाद सुकरात ने अपने ज्ञान का प्रकार बताया। सुकरात ने बताया कि जो नॉलेज होता है वह सब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि यूनिवर्सल होता है।
हर जगह होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। कुल मिलाकर इस बात का मतलब है कि नॉलेज वही होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। व्यक्ति दर व्यक्ति अगर वो बदल रहा है तो फिर वह नॉलेज नहीं है, ये सुकरात का मानना था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ज्ञान होता है वह परमानेंट होता है और किस पर बेस्ड होता है, सद्गुण पर बेस्ड होता है, नैतिकता पर बेस्ड होता है। कुल मिलाकर अगर हम इसका सारांश निकालें तो सुकरात के अनुसार ज्ञान सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह ज्ञान न होकर क्या है, अज्ञान है। और अगर फॉलो कर रहा है तो फिर वही क्या है, ज्ञान है। कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट, नॉलेज इज यूनिवर्सल, जनरलाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव। नॉलेज इज परमानेंट एंड बेस्ड ऑन वर्च्यू। दैट मीन नॉलेज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। तो यहाँ हमने दो बातें की है। यहाँ हमने पहली बात तो ये की कि भाई सोफिस्ट क्या कहा करते थे। तो सोफिस्ट का ये कहना था कि भाई जो नॉलेज होता है वह वस्तुनिष्ठ नहीं होता, आत्मनिष्ठ होता है। और आत्मनिष्ठ होता है इसका मतलब है कि वह व्यक्ति दर व्यक्ति बदलेगा। जबकि सुकरात क्या कह रहे हैं, सुकरात कह रहे हैं कि जो नॉलेज होता है वह आत्मनिष्ठ नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि वह सबके लिए समान होता है। और यही समस्या है, और इसी समस्या के कारण सुकरात अपनी अलग विधियाँ प्रस्तुत करेंगे और अलग फिलॉसफी प्रस्तुत करेंगे। एक बात और भी है, सोफिस्ट का कहना था कि भैया जो ज्ञान है वह प्राप्त होता है इंद्रियों से, मतलब आपके शरीर में जो सेंसेस हैं उनसे होगा। और इसके अलावा एक और तरीका है, अनुभव से प्राप्त होगा। जबकि सुकरात कहते हैं कि भैया नॉलेज जो है वह इंद्रियों से भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुभवों से भी मिल सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे मिला हुआ जो नॉलेज है वह यूनिवर्सल होना चाहिए, वह परसेप्शन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सॉक्रेट्स का कहना था कि भैया सोफिस्ट कहते थे कि नॉलेज जो होता है वह परसेप्शन पर बेस्ड होता है, और परसेप्शन सही तरीका नहीं है नॉलेज अटेन करने का। नॉलेज अटेन करने का जो सही तरीका है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट वह क्या है, कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स पर चलते हैं कि सुकरात विधि क्या होती है। हमने शुरू में बात की थी कि हम टोटल 5 पॉइंट्स पर इस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट था सोक्रेटियन प्रॉब्लम्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है सोक्रेटियन मेथड। दोस्तों जब सुकरात ने बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि सोफिस्ट से एकदम ऑपोजिट है, तो इसे बताने से काम नहीं चलेगा। सुकरात ने फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ तौर तरीके बताए, जिन्हें सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कुल 5 प्रकार की विधियाँ आती हैं। पहली जो मेथड है वह कहलाती है संदेह आत्मक विधि, हम इसी को डाउट मेथड भी कहते हैं। दूसरी है वाद विवादात्मक विधि, इसे हम डिबेट मेथड भी कहते हैं। तीसरी है परिभाषात्मक विधि, हम इसे कॉन्सेप्ट मेथड कहते हैं। आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड, और निगमनात्मक विधि मतलब डिडक्टिव मेथड। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम डाउट मेथड, डिबेट मेथड, कॉन्सेप्ट मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स के बारे में आगे चलकर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ परेशान होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, एक एक मेथड के बारे में हम डिटेल पर डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सोक्रेटिक मेथड्स जो थी, इसकी पहली मेथड डाउट मेथड आखिरकार है क्या। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने देखा है कि सुकरात का परिचय क्या था, उसके बाद फिर हमने देखा कि उसकी समस्या क्या थी। और समस्या यह थी कि इसके पहले के जो फिलॉसफर थे वह कहते थे कि नैतिकता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और ज्ञान व्यक्ति दर व्यक्ति बदलते रहता है। और इसी बात से सुकरात को समस्या थी, और सुकरात ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता है, नॉलेज तो यूनिवर्सल होता है, जैसा मेरे लिए है वैसे सबके लिए होना चाहिए। और
यूनिवर्सल है तो फिर वह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, कभी भी परसेप्शन पर बेस्ड नहीं होगा। तो जब एकदम अपोजिट बात कर दी तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताया, और उसी को हम क्या कहते हैं, सोक्रेटियन मेथड कहते हैं। और यह सोक्रेटियन मेथड ही हम पढ़ रहे हैं। इनकी संख्या होती है 5, जिसमें से हम पहली सोक्रेटियन मेथड, डाउट मेथड पर बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, सोक्रेटियन मेथड की जो पहली विधि है वह कहलाती है संदेहात्मक विधि या डाउट मेथड। और इसमें सोक्रेट कहते हैं कि हमेशा हमें दर्शन का आरंभ, मतलब फ़िलॉसफी पढ़ते समय जब भी हम फ़िलॉसफी पढ़ना शुरू करें तो डाउट के साथ करें। मतलब हमेशा अपनी लाइफ में हम क्या रखें, डाउट रखें। और आरंभ में अचानक से किसी भी विषय पर विश्वास ना कर लें, क्योंकि एक बार हम विश्वास कर लेते हैं तो फिर हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। इसलिए सुकरात कह रहे हैं कि भैया दर्शन जब भी पढ़ें तो पहले डाउट करें, अचानक से विश्वास ना करें। भले ही आप उस विषय के कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, या हो सकता है कि उस विषय का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान पूर्ववत रहा हो, पहले से रहा हो, तो भी पढ़ते समय शुरुआत में स्वयं को अज्ञानी मान लें और अज्ञानी मानकर उस विषय को ठीक ढंग से समझें। और इसे ही दर्शन में सोक्रेटिक आयरॉनी या सुकरात विडंबना कहा गया है। ये विडंबना कैसी है? विडंबना ऐसी है कि आपको ज्ञान है लेकिन आपको अपने आप को क्या बनाना है, अज्ञानी। और दूसरे पर क्या करना है, अविश्वास। और अविश्वास करोगे तो अपने आप क्या पैदा होगा, संदेह। और संदेह पैदा होगा तो अवश्य तौर पर आप तर्क लगाना शुरू कर दोगे। और इसी को कहा गया है सोक्रेटिक विडंबना। सोक्रेटिक विडंबना की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें व्यक्ति बौद्धिक रूप से विनम्र हो जाता है। मतलब उसका इंटेलेक्चुअल ईगो उसे छोड़ना पड़ता है, अपने पूर्वाग्रह को, प्रीजुडिस को उसे छोड़ना पड़ता है। पूर्वाग्रह क्या होता है दोस्तों? पूर्वाग्रह मतलब होता है पहले से बनाए गए मत। कई बार हम हमारी लाइफ में बिना एक्सपीरियंस किए पहले से ही किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। वही कहलाता है प्रीजुडिस या पूर्वाग्रह। सोक्रेट कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी दर्शन के विषय का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो संदेह करें, अचानक विश्वास ना करें, अपने आप को अज्ञानी मान लें, और फिर बौद्धिक रूप से आप विनम्र हो जाएं, अपने इंटेलेक्चुअल ईगो को छोड़ दें और साथ में सारे प्रिजुडिस को छोड़कर ज्ञान को सीखें। तभी आप दर्शन का सही ज्ञान ले पाएंगे। लेकिन इस दौरान सुकरात ने यह भी कहा कि कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस मेथड को यूज़ करते समय अपनानी पड़ेगी। कुछ कॉशन है। कॉशन ये है कि जो संदेह आपको करना है वो केवल साधन पर करना है। मतलब साधन मतलब तरीके पर करना है, साध्य मतलब लक्ष्य पर नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि सुकरात कह रहे हैं कि संदेह करो, बार बार संदेह करो, लेकिन संदेह उस पर मत करो जहाँ पर आपको पहुँचना है। लक्ष्य पर मत करो, लक्ष्य पर जाने का जो आपका तरीका है उस पर कीजिए। इसे हम और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। बी वो जगह है जो आपका लक्ष्य है और ए से आपको निकल कर बी तक जाना है। तो बी तक जाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप कार से जा सकते हैं, आप रेलगाड़ी से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप किससे बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर कोई कह रहा है कि भैया आप पैदल सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप उस पर विश्वास मत कर लीजिए, उस पर संदेह करिए कि आप भाई कैसे पहुंचाओगे। क्योंकि पैदल चलता हुआ व्यक्ति तो कार और रेल से हमेशा देर पहुंचना चाहिए, लेकिन वो जल्दी कैसे पहुंच रहा है। कुल मिलाकर हमें इस बात पर संदेह नहीं है कि हम बी में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। संदेह इस बात पे होना चाहिए कि हम कार से जाएं, रेल से जाएं या फिर पैदल जाएं। और यही बात सुकरात भी कह रहे हैं कि भैया साधन पर संदेह कीजिए, आपके साध्य या लक्ष्य पर संदेह आपको नहीं करना है। और इसे ही कहा जाता है डाउट मेथड। आइए एक बार इंग्लिश स्लाइड में हम इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। डाउट मेथड सुकरात ने सबसे पहले दी थी, इसीलिए इसे हम सोक्रेट मेथड भी कहते हैं और इसे हम स्केप्टिकल मेथड भी कहते हैं।
याद रखिएगा, डाउट मेथड के बहुत सारे नाम हैं। डाउट मेथड का एक तो नाम है सोक्रेट मेथड, क्योंकि पांचों मेथड्स में से सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर हुई तो वो हुई डाउट मेथड, और इसीलिए इसे ही सोक्रेटिक मेथड मान लेते हैं कुछ लोग। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है स्केप्टिकल मेथड, जिसमें सोक्रेट कह रहे हैं कि फिलॉसफी बिगिन विद डाउट। आप डाउट के साथ शुरू कीजिए फिलॉसफी को, और किसी भी सब्जेक्ट पर बिगिनिंग में ही बिलीव मत कर लीजिए, वरना आप कभी भी लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, रैशनलिस्ट नहीं हो पाएंगे, और बिना रैशनलिस्ट हुए आपका काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा भैया, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कंसीडरिंग वन सेल्फ इग्नोरेंट। जब भी आप किसी विषय को समझने जाएं तो अपने आप को सबसे पहले इग्नोरेंट मान लें, और इसी को उन्होंने आयरॉनिक, सोक्रेटिक आयरॉनी कहा था। टू लर्न नॉलेज बाय बीइंग इंटेलेक्चुअली पोलाइट एंड लीविंग असाइड प्रिजुडिस। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि भैया आप बौद्धिक तौर पर विनम्र हो जाइए और अपने सभी पूर्वाग्रह को छोड़ दीजिए। जब तक आप इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप दर्शन को सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। और एक प्रिकॉशन भी दिया था उन्होंने कहा था कि डाउट कीजिए आप किस पर, मीन्स पर कीजिए, अपने गोल पर मत कीजिए। गोल को एंड भी कहा जाता है फिलॉसफी में, तो मीन पर कीजिए। मीन मतलब साधन पर कीजिए, साधन मतलब वो तरीके, मतलब जो मेथड्स हैं उस पर, गोल पर मत कीजिए। गोल पर तो आप पहुंच ही जाएंगे। और दोस्तों, ये जो पहली विधि है, पहली विधि मतलब जो ये डाउट मेथड है, इस डाउट मेथड मतलब संदेहात्मक विधि का उपयोग सुकरात के अनुसार दर्शन प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और जब भी हम दर्शन पढ़ते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने को ही कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। तो जब भी हम ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसुक बनना चाहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो हम जब भी एपिस्टेमोलॉजी को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमें डाउट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ज्ञान की बात कह दी तो ऐसा नहीं कि उसे आँख मूंद कर हम मान लें। हम क्या करें, हम सबसे पहले डाउट करें और पोलाइटली तरीके से उस बात को समझें, तब जाकर उस पर हम बात करें। दोस्तों, अब दूसरी मेथड पर चलते हैं। सुकरात ने ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी जो मेथड बताई है वह कहलाती है वाद विवाद या डिबेट मेथड। वाद विवाद या डिबेट मेथड, इसे डायलेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं सेकंड मेथड पर। दोस्तों, सुकरात की जो दूसरी मेथड है वह है डिबेट या वाद विवाद या डायलेक्ट मेथड। इसे प्रश्नोत्तरी शैली भी कहा जाता है, और यह मेथड आमतौर पर शिक्षा प्राप्त करने की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। मतलब सुकरात का कहना था कि अगर आपको दर्शन पढ़ना है तो दर्शन पढ़ते समय आप हमेशा डाउट मेथड को अपनाइए, जबकि आपको आम जीवन में शिक्षा प्राप्त करनी है जो कि एक साधारण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, तो फिर आप वहाँ पर डाउट मेथड मत अपनाइए, क्योंकि आपका जीवन काल बहुत छोटा है। आप हर दिन के डाउट्स अगर क्लियर करने चले गए तो कभी आप उस डाउट तक नहीं पहुँच पाओगे, उस रहस्य तक नहीं पहुँच पाओगे जो कि वाकई दर्शन में हम पढ़ने आए हैं। तो उन्होंने कहा भैया, जो डेली लाइफ की शिक्षा है उसे आप प्रश्नोत्तरी विधि से हल कर लीजिए। यह शिक्षा प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसमें प्रश्न और अस्थायी उत्तर के द्वारा मूल सत्य तक पहुंचा जाता है। कुल मिलाकर इस विधि में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप बन जाता है टीचर का, और दूसरी तरफ होता है वह जिज्ञासु स्टूडेंट जिसे ज्ञान प्राप्त करना है। और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है, और टीचर क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसे एक टेम्परेरी आंसर दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट अपनी क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछेगा और टीचर एक टेम्परेरी को आंसर स्टूडेंट को दे देगा। अब स्टूडेंट उस टेम्परेरी आंसर पर चिंतन और मनन करेगा, और इसके बाद अगली क्यूरियोसिटी के आधार पर अगला क्वेश्चन टीचर से पूछेगा। टीचर पिछले टेम्परेरी आंसर के साथ इस वाले आंसर को जोड़कर एक और नया
अस्थायी उत्तर स्टूडेंट को दे देगा। और इस तरीके से यह श्रृंखला चलती रहेगी। स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन पूछेगा और टीचर लगातार अस्थायी जवाब देता चला जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्टूडेंट पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए। जब वह संतुष्ट हो जाएगा तो वह क्वेश्चन करना बंद कर देगा और इस तरीके से स्टूडेंट को पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। और इसे ही कहा जाता है मिडवाइफरी पद्धति। दोस्तों, इसको सोक्रेट ने मिडवाइफरी इसलिए कहा था क्योंकि उनकी जो माँ थी, उनकी माँ दहाई का काम करती थी, जिसे कि यूनान में मिडवाइफरी कहा जाता है। और सुकरात के अनुसार ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान आत्मा का गुण है, यह आत्मा का सहज गुण है। ज्ञान हमारे अंदर ही है, बस इसे जगाने की आवश्यकता है। और इसे जगाने के लिए जरूरी होती है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य ही होता है अंदर के ज्ञान को जगाना। और इसे हम कैसे जगाएंगे? इसे हम जगाएंगे प्रश्न उत्तर करके या वाद विवाद करके, डायलेक्ट मेथड के द्वारा। इसलिए डायलेक्ट मेथड को ही मिडवाइफरी पद्धति भी कहा जाता है। चलिए एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं और इसका इसी के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों, डायलेक्ट मेथड या डिबेट मेथड, या अब हम इसको एक और नाम दे सकते हैं मिडवाइफरी मेथड। इसे क्वेश्चन आंसर मेथड के नाम पर भी जाना जाता है। और ग्रीक में इसका एक अलग नाम है जिसे कहा जाता है इलेंचस। ग्रीक में इसे क्या कहा जाता है? ग्रीक में इसे कहा जाता है इलेंचस। और दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन विच द बेसिक ट्रूथ। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि आम शिक्षा लेते समय यह तरीका बहुत ही कारगर है। इसमें क्वेश्चन के एक सीक्वेंस होते हैं और उनके टेंटेटिव आंसर्स दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक स्टूडेंट पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए। और इसे मिडवाइफरी भी कहा है सोक्रेट ने, क्योंकि सोक्रेट का मानना था कि नॉलेज जो है वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह सोल की इन्नेट क्वालिटी होती है। और ये इन्नेट क्वालिटी कैसे जागेगी? एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि एजुकेशन का पर्पस ही है इनर स्पिरिट को क्या करना? अवेक करना। और इनर स्पिरिट जागेगी तो अपने आप हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो मिडवाइफरी पद्धति है या डायलेक्ट मेथड है, यह आम जीवन की शिक्षा हासिल करने की विधि है जिसमें वाद विवाद करके शिक्षा हासिल की जाती है। जबकि दर्शन के अंदर ज्ञान सीखने का जो तरीका है उसके लिए सुकरात ने कहा है कि संदेह करो, मतलब डाउट मेथड अपनाओ। और इस प्रकार दोस्तों हमारी 2 मेथड्स कंप्लीट हो चुकी है। वापस हम उसी स्लाइड पर जा रहे हैं जहां हमने देखा था कि 5 हमें विधियां पढ़नी है। तीसरी जो मेथड है वो है कॉन्सेप्ट मेथड। आइए अब कॉन्सेप्ट मेथड पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मेथड का मतलब होता है परिभाषात्मक विधि। मतलब सुकरात ने कहा था, आपको याद होगा, कि जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वह यूनिवर्सल होता है। और यूनिवर्सल तभी होगा जब वह सब पर अप्लाई हो। और सब पर अप्लाई है मतलब वह क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो सोक्रेट का कहना था कि कॉन्सेप्ट इज़ द नॉलेज, परसेप्शंस आर नॉट। क्योंकि सोफिस्ट परसेप्शन को ही नॉलेज मानते थे और इसीलिए उन्होंने परिभाषात्मक विधि दी जिसको संप्रत्ययात्मक विधि भी कहा जाता है। संप्रत्यय का इंग्लिश में मतलब कॉन्सेप्ट ही होता है। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण कॉन्सेप्ट से हुआ है। कैसे हुआ है? तो सोक्रेट कहते हैं कि भैया सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन बनाते हैं और वही डेफिनेशन आगे चलकर नॉलेज बन जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम कॉन्सेप्ट से लेकर डेफिनेशन बनाएं। तो अब सवाल ये आता है कि डेफिनेशन कैसे बनाई जाए? तो सुकरात बताते हैं कि डेफिनेशन हमेशा सामान्य गुणों से बनाई जाती है, जनरल प्रॉपर्टी से बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि हर एक वस्तु के अंदर 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये हमारे अंदर भी है और हर एक वस्तु के अंदर भी है। कुछ है सामान्य गुण जो कि सबके अंदर बराबर मात्रा में है, और कुछ है विशेष गुण। यही गुण उस व्यक्ति या वस्तु को बाकी वस्तु से अलग करते हैं। जब भी हम परिभाषा बनाने जाएंगे तब हम कभी भी सामान्य गुणों को ही देखते हुए परिभाषा बनाएंगे। यह सुकरात ने कहा है।
तो सोक्रेट के अनुसार परिभाषा वस्तु के सामान्य गुणों से बनती है, विशेष गुणों की परिभाषा बनाने में कोई भूमिका नहीं होती है। ये कैसे है, हम इसकी परिभाषा का नॉलेज इस डायग्राम से लेते हैं। आपके सामने 3 अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं और इन तीनों के अंदर जो सामान्य गुण है वो ये है कि इन तीनों में ही 3 भुजाएं हैं। मतलब इनकी अगर हम आर्म की बात करें तो इनके पास, हर एक के पास हमें 3-3 आर्म देखने को मिलने वाली है और तीनों आर्म के कारण हम इसे बोल दे रहे हैं त्रिभुज। जबकि इसका विशेष गुण ये है कि ये एक अलग प्रकार का त्रिभुज है, ये अलग प्रकार का त्रिभुज है और ये एक अलग प्रकार का त्रिभुज है और इसी वजह से ये तीनों अपने आप में अलग भी दिख रहे हैं। लेकिन परिभाषा बनाते समय हमें कभी भी विशेष गुणों की बात नहीं करनी है। इनके जो सामान्य गुण हैं, मतलब इनमें कॉमन है कि इनमें 3 भुजाएं कॉमन हैं, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि त्रिभुज है। और इस प्रकार हमारे पास एक परिभाषा आ गई। परिभाषा है दोस्तों त्रिभुज की। हमने कहा ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है वह त्रिभुज कहलाता है। और इस प्रकार अब कोई भी वस्तु हमें दिखेगी जिसमें 3 भुजाएं होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, त्रिभुज बोल देंगे। मतलब पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। कॉन्सेप्ट ये है कि हम वस्तु के सामान्य गुणों को ही लेंगे। कॉन्सेप्ट से हमने डेफिनेशन बनाया और डेफिनेशन से हमें एक नॉलेज मिल गया जो कि यूनिवर्सल है। अब पूरी दुनिया में 3 भुजाओं वाली कोई भी वस्तु को हम नाम दे देंगे कि वह एक ट्रायंगल है या वह क्या है, त्रिभुज है। और इसे ही कहा जाता है कॉन्सेप्ट मेथड। इंग्लिश में अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट मेथड, इट इज़ नोन एज डेफिनेशनल मेथड, क्योंकि इसमें हम डेफिनेशन बनाते हैं। कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज इज़ क्रिएटेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट। नॉलेज हमेशा कॉन्सेप्ट से ही आएगा और कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन इज़ मेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से बनती है डेफिनेशन और डेफिनेशन जब नॉलेज बन जाती है तो वह यूनिवर्सल हो जाती है। तो फिर डेफिनेशन कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा भैया डेफिनेशन इज़ मेड फ्रॉम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब विशेष गुणों को नहीं देखना है, जनरल गुणों को देखना है, परिभाषा बना लेनी है। और ये जियोमेट्रिकल जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं इससे हम बनाने वाले हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी हम कह सकते हैं। हमने देखा कि सब में 3-3 आर्म है, सबका एंगल 180 है, तो ये डेफिनेशन हो गई जो कि दुनिया की किसी भी ट्रायंगल पर फॉलो होती है। तो ये थी तीसरी मेथड। अब हम चौथी मेथड की बात करते हैं। दोस्तों फोर्थ जो मेथड थी हमारी वो थी आगमनात्मक या निगमनात्मक मेथड, या हम इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड। इस पर अगर हम बात करें तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड एक दूसरे के अपोजिट है। आगमनात्मक विधि जो है इसे हम अनुभवात्मक विधि भी कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ सुकरात कह रहे हैं कि आपको नॉलेज अगर प्राप्त करना है तो आप अनुभव से भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। पर यह बात तो विरोधाभासी हो गई, यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि सोफिस्ट भी तो यही कहते थे। सोफिस्ट कहते थे कि नॉलेज प्राप्त होगा 2 तरीक़ों से, या तो सेंसेस इंद्रियों से, या तो फिर एक्सपीरियंस से, अनुभव से। तो फिर अगर सुकरात भी अनुभव को ही मान रहे हैं और सोफिस्ट भी अनुभव को मान रहे हैं तो इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो कहाँ गई, वो तो गायब हो गई। तो उसी को क्लियर करते हुए सुकरात कह रहे हैं कि ये जो हमारा अनुभव है वो सोफिस्ट के अनुभव से काफ़ी अलग है। सुकरात का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको सुकरात ने समझाया कि आप पहले अलग अलग प्रकार के अनुभव ले लीजिए और फिर अनुभव से कॉन्सेप्ट बनाइए, और कॉन्सेप्ट बनाकर फिर आप स्पेशल टू जनरल की तरफ जाइए, विशेष से सामान्य की तरफ जाइए। इसे आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। सोफिस्ट ने कहा था, सोफिस्ट का जो अनुभववाद था, सोफिस्ट ने कहा था कि ज्ञान जो है वह हमें अनुभव से मिलता है। और कैसा अनुभव, हर व्यक्ति का अनुभव अलग रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति का ज्ञान भी कैसा रहेगा, अलग रहेगा। जबकि सुकरात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम अनुभव में नहीं है, प्रॉब्लम अनुभव में नहीं है, प्रॉब्लम है ज्ञान के बदलने पर, क्योंकि ज्ञान तो यूनिवर्सल होता है। तो अगर ज्ञान को यूनिवर्सल बनाना है तो आप सुकरात के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव को लीजिए और अनुभव से कॉन्सेप्ट बनाइए,
और कॉन्सेप्ट बनाकर जो नॉलेज आप लेंगे वह यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे ये एक कैट है, हमने इस कैट को देखकर बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, फिर हमने बहुत सारी कैट देखी और इन सभी एक्सपीरियंस को मिलाया और कैट की एक डेफिनेशन बना ली। मतलब पहले हम एक स्पेसिफिक कैट के पास गए, फिर हम जनरलाइज तरीके से बहुत सारी कैट के पास गए और हमने एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बना ली। कुल मिलाकर हम पहले विशेष के पास थे, एक किसी विशेष बिल्ली के पास हम गए, हो सकता है वह बिल्ली काली कलर की हो। फिर हम बहुत सारी बिल्लियों के पास गए जिसमें से कुछ काली कलर की थी, कुछ भूरी थी, कुछ सफ़ेद थी, और फिर हमने डेफिनेशन बनाई। पर आपको याद होगा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि डेफिनेशन हमेशा सामान्य गुणों से बनती है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली का रंग कौन सा था। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं और बिल्ली का कद काठी कैसी होती है, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, और इस तरीके से हमने बिल्ली की परिभाषा बना ली। अब बिल्ली किसी भी रंग की हो, अगर वह सामान्य गुणों को फॉलो करती है तो हम उसे बिल्ली कहेंगे। और इस प्रकार यह मेथड विशेष से कॉन्सेप्ट बनवाती है और कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करवा देती है। जबकि जो अगली मेथड है वह कहलाती है निगमनात्मक विधि। यह एकदम अपोजिट है। इसे ध्यान से समझिएगा। सुकरात कह रहे हैं कि पिछली विधि में हम विशेष से सामान्य की तरफ गए थे, जबकि इस बार हमें सामान्य से विशेष की तरफ जाना है। मतलब पहले हमें जनरलाइज्ड तरीका ढूंढना है और फिर हम जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक की तरफ जाने वाले हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसा कि हम मैथ्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और मैथ्स में हम क्या करते हैं, किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जनरलाइज्ड फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और उस जनरलाइज्ड फार्मूले से इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि एक सर्कल है जिसका आपको एरिया निकालना है, तो आपके पास एक जनरलाइज फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर से आप इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यही बात सोक्रेट समझा रहे हैं निगमनात्मक विधि या डिडक्टिव मेथड में। वो कह रहे हैं कि परिभाषा के द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंच जाओ। जैसे हमने एक परिभाषा बना रखी है कि बिल्ली वह होती है जिसके 4 पैर होते हैं, आवाज़ म्याऊं होती है और वह लायन फैमिली का मेंबर होती है, बिग कैट फैमिली का मेंबर होती है। अब कभी भी हमें इस प्रकार का अगर कोई जानवर दिखेगा तो हम बिना सोचे समझे उसको बोलेंगे भैया ये बिल्ली है। तो एक जनरलाइज्ड तरीके से हम एक स्पेसिफिक बिल्ली को पहचान गए, और यही कहलाती है डिडक्टिव मेथड। मतलब डिडक्टिव मेथड जो है वह स्पेसिफिक को अचीव करने के बाद जनरलाइज की तरफ जाती है। कुल मिलाकर इसमें हम अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। पहली जो विधि थी वो थी आगमन विधि, और दूसरी जो विधि थी वो थी निगमन विधि। दोस्तों हमने देखा था आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव और निगमन का मतलब होता है डिडक्टिव। आगमन विधि में सुकरात कह रहे हैं कि पहले आप दुनिया भर का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर एक्सपीरियंस से आप कॉन्सेप्ट बनाइए और फिर कॉन्सेप्ट बनाकर क्या लीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए। जबकि इससे उल्टा है डिडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड में आपके पास ऑलरेडी डेफिनेशन रहेगी, मतलब नॉलेज आपके पास पहले से ही रखा हुआ है, बस आप उस नॉलेज को अप्लाई कर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें आप क्या करते हैं, एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक एक्सपीरियंस लेते हैं और उससे एक जनरल परिभाषा बनाते हैं। जबकि इसमें आपके पास ऑलरेडी एक जनरलाइज्ड परिभाषा है और उससे आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी भी स्पेसिफिक जंतु जानवर को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगमन और निगमन मेथड एक दूसरे के अपोजिट है, और यही पांचों विधियां जिसके बारे में अभी हमने बात की है यही कहलाती है सोक्रेटिक मेथड। दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सुकरात ने जो 5 विधियां बताई थी
वही सुकरातिक मेथड या सुकरात विधि कहलाते हैं और इसमें 5 मेथड है। पहली मेथड है कि आप पहले क्या कीजिए, डाउट कीजिए। दूसरी मेथड है आप क्या कीजिए, वाद विवाद कीजिए। तीसरी मेथड है क्या बनाइए, परिभाषा बनाइए। और चौथी और पांचवी मेथड ये है आगमन और निगमन मेथड। और इस प्रकार सोक्रेट ने नॉलेज को अटेन करने की 5 विधियां बताई जो सुकरातिक विधि कहलाती है। दोस्तों आगे की अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुकरात की ज्ञान मीमांसा क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है। दोस्तों ज्ञान का मतलब तो आप समझते ही हैं, और मीमांसा का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। मतलब जब हम ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं तो वह ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। अब सवाल ये है कि यह कैसा ज्ञान है। यह वह ज्ञान नहीं है जो आज के समय में हम पढ़ते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, लैंग्वेज पढ़ ली तो हमें ज्ञान हो गया। इस ज्ञान का मतलब है वह ज्ञान जिससे हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार ब्रह्म क्या होता है, आखिरकार ये दुनिया चलती कैसे है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, बंधन क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ दुख सौरो क्या होता है। जब हम ये समझ जाएंगे तब हम कहेंगे कि हमें ज्ञान प्राप्त है। मतलब ये वही ज्ञान है जो बुद्ध को मिला था, ये वही ज्ञान है जो महावीर को मिला, ये वही ज्ञान है जो गुरु नानक को मिला। तो हम उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। सुकरात की ज्ञान मीमांसा 2 भागों में बटी हुई है। पहली तो है कि सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा का खंडन है। हमने कहा था कि सोफिस्ट वो फिलॉसफर है जो सुकरात के आने के पहले ग्रीक में अपनी ज्ञान परंपरा को बढ़ा रहे थे, जिससे कि सुकरात को समस्या भी है। तो सुकरात की ज्ञान मीमांसा सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा को हटाकर ही स्थापित होगी, इसलिए वो इसका रिफ्यूटेशन देंगे और फिर रिफ्यूटेशन देने के बाद स्वयं की ज्ञान मीमांसा का क्या करेंगे, कन्फ्यूटेशन देंगे, मंडन करेंगे। तो समझते हैं सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा क्या थी। सोफिस्ट ने कहा था कि भैया जो ज्ञान है वो 2 तरीके से प्राप्त होगा, अनुभव से और इंद्रियों से। कुल मिलाकर इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, हम उसको कहते हैं परसेप्शन। मतलब प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, परसेप्शन इज़ द नॉलेज। ये बात किसने कही है, ये बात कही है सोफिस्ट ने। उन्होंने कहा जो आपके सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष मतलब जो आपकी 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस मतलब आपके पास आँखें हैं, आपने देख लिया किसी चीज़ को, आपके पास स्किन है, आपने स्पर्श कर लिया, कान है, आपने सुन लिया, आपके पास जीभ है, आपने उसका रस स्वादन कर लिया, और नोज़ है, आपने सूंघ लिया। मतलब आपके इंद्रियों के घर्षण से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और सोफिस्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। मतलब सोफिस्ट का ज्ञान कुल मिलाकर अनुभव पर आधारित था, सापेक्षिक था मतलब रिलेटिव था, मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता था। आत्मनिष्ठ था मतलब सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था मतलब हर व्यक्ति इसकी अलग परिभाषा बता सकता है। और संशयवादी था मतलब कैसा था, डाउटफुल था भैया, डाउटफुल था। और इसी से तो सुकरात को समस्या है। हम इंग्लिश में देखें तो सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी 2 भागों में बटी हुई है, कॉन्फ्यूटेशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोफिस्ट एंड कोरोबोरेशन ऑफ ओन एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोफिस्ट, सोफिस्ट कहते थे कि द नॉलेज ऑफ सोफिस्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और इंट्यूशन। और उन्होंने कहा था परसेप्शन इज़ द नॉलेज। और उन्होंने कहा भाई नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रिलेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, डाउटफुल होता है। तो फिर इसी से दिक्कत थी सुकरात को, तो सुकरात ने अपनी ज्ञान मीमांसा प्रस्तुत की। सुकरात ने कहा भैया हमारी जो ज्ञान मीमांसा है वो सोफिस्ट के खंडन के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि सोफिस्ट कहते थे अनुभव है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, और सुकरात कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। उन्होंने कहा था परसेप्शन इज़ द नॉलेज, सोक्रेट ने कहा कॉन्सेप्ट इज़ द नॉलेज। कॉन्सेप्ट नहीं है तो नॉलेज नहीं मिलने वाला। तो सुकरात कहते थे कॉन्सेप्ट इज़ द नॉलेज, परसेप्शंस आर नॉट।
सुकरात ने कहा ज्ञान वही होता है जो सर्वमान्य हो, सब उसको माने, सर्वभौमिक हो, हर जगह हो और वस्तुनिष्ठ हो, सब पर एक जैसा लागू होता हो। और इसे अनुभव से नहीं, आप इसे बुद्धि से प्राप्त कर सकते हो। और उसे ही प्राप्त करने के लिए सुकरात ने जो मेथड दी वो सोक्रेटिक मेथड कहलाई, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो सुकरात का ज्ञान वस्तुनिष्ठ था, सर्वमान्य था, सार्वभौमिक था और इंटेलेक्ट पर बेस्ड था। और इसे ही हम सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है सुकरात की नीति मीमांसा। हमने पढ़ा था कि सोक्रेट फर्स्ट फिलोसोफर है जिन्होंने फिलॉसफी के अंदर मोरालिटी को, एथिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और इन्होंने कहा कि भैया इनकी जो मोरालिटी है वो वर्च्यू पर, मतलब कि सद्गुण पर बेस्ड है। और इसके भी दो भाग हैं। एक तरफ ये सोफिस्ट की नीति मीमांसा का खंडन करेंगे और दूसरी तरफ अपनी नीति मीमांसा का मंडन करेंगे। और इसे ही सुकराती नीति कहा गया है। सुकरात ने कहा कि नैतिकता में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है गुडनेस, या हम उसी को कहते हैं वर्च्यू, या हिंदी में हम उसी को कह देते हैं अच्छे गुण, सद्गुण। सुकरात का मानना था कि सद्गुण से ही ज्ञान प्राप्त होता है, या हम और सरल भाषा में कहें तो वर्च्यू इज़ द नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। कुल मिलाकर सुकरात कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास सद्गुण नहीं है उसके पास कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है मतलब उसके पास अच्छे गुण होंगे ही होंगे। ये कहा था सुकरात ने। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सोक्रेटिक एथिक्स बेस्ड ऑन वर्च्यू, और इसके दो पार्ट हैं। कन्फ्यूटेशन कर रहे हैं सोफिस्ट का और कोरोबोरेशन कर रहे हैं सर्टेन फिलॉसफी का, जिसको हम सोक्रेटिक पॉलिसी कहते हैं। इन्होंने कहा वर्च्यू विल बी गेन्ड थ्रू नॉलेज, दैट्स मीन वर्च्यू इज़ दी ओनली नॉलेज एंड नॉलेज इज़ दी ओनली वर्च्यू। कुल मिलाकर जिसके पास सद्गुण है उसके पास नॉलेज है, और नॉलेज है तो फिर वो कॉन्सेप्ट बनाएगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा तो उसके पास बुद्धि आएगी। कुल मिलाकर सुकरात ने ये कहा था कि लोग ज्ञान के अभाव में गलत व्यवहार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि हो और उसको ज्ञान दे दिया जाए तो वो कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए सुकरात कहते थे कि उन्हें गलत काम करने वाले लोगों से दिक्कत नहीं है। और सुकरात ये भी मानते थे कि किसी भी दुर्गुणी व्यक्ति को सद्गुणी किया जा सकता है। कैसे करें सद्गुणी? तो उनका कहना था कि कोई भी दुर्गुणी व्यक्ति दुर्गुण इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। अगर उसे समझा दिया जाए कि उसका किया गया काम गलत है तो वो धीरे धीरे उस काम को छोड़ देगा और अच्छे कामों की तरफ आ जाएगा। इसलिए सुकरात कह रहे हैं कि भैया नॉलेज जो है वो किससे जुड़ा होता है? सद्गुण से जुड़ा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वर्च्यू है वही नॉलेज है। अच्छा, वर्च्यू को सीखा जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा वर्च्यू शिक्षणीय होता है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। सद्गुण एक होता है। उन्होंने कहा सद्गुण देखने में बहुत सारी दिखती है कि भैया दया भी एक सद्गुण है, करुणा भी एक सद्गुण है, सहनशीलता भी एक सद्गुण है, लेकिन आपस में सब ये जुड़े हुए हैं नॉलेज से। इसलिए वो कह रहे हैं कि सद्गुण एक है। सद्गुण ही आनंद है कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा सद्गुण ही आत्मज्ञान है, क्योंकि जिसको जो सद्गुणी हो जाता है उसके पास समस्त ज्ञान हो जाता है, वो चाहकर भी फिर गलत काम नहीं कर सकता। और इसे ही हम कहते हैं सोक्रेट की नीति मीमांसा। आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब तीसरी हम बात करते हैं। पहले हमने देखा ज्ञान मीमांसा, फिर हमने देखा नीति मीमांसा, अब हम देख रहे हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में हम हमारे आसपास की तीन बड़ी चीज़, सबसे पहले हम बात करते हैं जीव के बारे में, फिर हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, और फिर हम बात करते हैं जगत के बारे में। मतलब इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सुकरात की तत्व मीमांसा में देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है, साथ ही उन्होंने आत्मा को देवता से जोड़ा है। सुकरात ने तीनों ही चीज़ों का समर्थन किया है। सुकरात ने कहा ब्रह्म भी होते हैं, आत्मा भी होती है और जगत भी होता है। लेकिन ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है? तो सुकरात ने कहा कि जो ब्रह्म है वो एक ईश्वरवादी थे।
उनका मानना था कि ब्रह्म एक होता है। मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर एक होता है उसको कहा जाता है मोनोथीस्ट। तो ये मोनोथीस्ट थे, इन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर माना है, इन्होंने सोल के एग्जिस्टेंस को स्वीकारा है। उन्होंने कहा सोल जो होती है वो अमर होती है। और याद रखना दोस्तों, जो भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है उसे इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि फिर पुनर्जन्म होता है। तो ये पुनर्जन्म थ्योरी को भी मानते रहे होंगे। साथ ही उन्होंने जगत को माना कि जगत सिद्धांतों पर चलता है। सिद्धांतों पर चलता है मतलब ज़रूर इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, वह हमें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा उसे अगर हमें समझना है तो समझने के लिए अज्ञान को हटाना पड़ेगा और ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये वही ज्ञान है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। इंग्लिश में बात करें तो सोक्रेटिक मेटाफिजिक्स में मेंशन है गॉड्स के बारे में, जिसे सोल से लिंक किया गया है। और सोक्रेटिक एडहेरेंस जो है उसमें 3 बातों का हमें समर्थन देखने को मिलता है, ब्रह्म, सोल और वर्ल्ड का। मोनोथीस्ट थे और सारी बातें हम समझ चुके हैं। आगे की बात करते हैं। सोक्रेट का हेडोनिज्म क्या है? हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद का सिद्धांत। सोक्रेट ने कहा कि सुख सद्गुण से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपके पास गुडनेस है, वर्च्यू है, तो अपने आप सुख आपके पीछे आ जाएगा। सुकरात ने कहा कि शारीरिक सुख की अपेक्षा हमेशा हमें बौद्धिक और मानसिक सुख को महत्व देना चाहिए। और यही बात सुकरात को सोफिस्ट से अलग करती है। दोस्तों, सोफिस्ट का सुखवाद आनंद पर और लाभ पर आधारित है। जिस चीज़ में आनंद मिले वही सुख है, जिससे लाभ हो वही सुख है। वह नैतिक है या अनैतिक है, यह सोफिस्ट कहते थे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि उससे आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वह काम अनैतिक होते हुए भी आपके लिए सही है। इसलिए सोफिस्ट का सुखवाद अस्पष्ट माना जाता है, जबकि सुकरात ने कहा कि भैया सुख हमेशा सद्गुण पर आधारित होगा। सद्गुण करोगे तो सद्गुण से ही काम करोगे तो हम उसको सुख मानेंगे। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया जो वर्च्यू पर बेस्ड था, पर उससे आपको कष्ट हो गया, तो यह कष्ट तो शरीर में हुआ लेकिन अंतरात्मा में आपको सुख प्राप्त हुआ। इसलिए सुकरात कह रहे हैं कि शारीरिक सुख की बजाय मानसिक सुख को ज़्यादा महत्व दो। और इसलिए हम कहते हैं कि सुकरात का सुखवाद अधिक स्पष्ट है और पूरी तरह कैसा है, नैतिक है। आगे की बात करते हैं दोस्तों हम। लास्ट हमारी स्लाइड है, सुकरात का महत्व क्या है। सुकरात ग्रीक के एक महान फिलोसोफर है। इन्होंने ना केवल नैतिकता को इंट्रोड्यूस किया है, मोरालिटी को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि इन्होंने वर्च्यू को भी समझाया। उस समय जिस समय यह पैदा हुए उस समय यूनान में अराजकता फैली हुई थी। उस समय नैतिकता और सद्गुण की बात करना अपने आप में ही एक साहस का काम है। सुकरात की दूसरी देन ये रही कि सुकरात की ही ज्ञान परंपरा का प्रभाव हमें प्लेटो और अरस्तू में देखने को मिला, और आगे चलकर हमें 2 महान फिलोसोफर भी देखने को मिले। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को नॉलेज मानने की बात सबसे पहले सुकरात ने ही की थी वेस्टर्न फिलॉसफी में। इसके अलावा वेस्टर्न फिलॉसफी में हीगल, वर्कले जैसे दार्शनिकों पर भी हमें सोक्रेट का प्रभाव देखने को मिलता है। इस लास्ट पीडीएफ में यही सारी बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जो चैनल है ram.x.notes, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम में जाकर ram.x.notes को फॉलो कर लीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल होती रहेगी। और ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो था ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एथिक्स की एक और क्लास में जिसमें हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।